Good morning, friends. So, welcome to the prelims booster session. So, let us start this session by seeing the first topic, which is MCA 21. So, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हैं, तो उन्होंने जो है सबसे पहला फेज़ जो है MCA 21 का, जो वर्जन 3 है उसका फर्स्ट फेज़ जो है उसको भी लॉन्च किया है। तो ये MCA 21 बेसिकली है क्या? ये एक डिजिटाइज्ड या फिर एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, पोर्टल है, जिसके अंदर कंपनीज़ को, कॉरपोरेट एंटिटीज़ को, प्रोफेशनल्स को और सिटीजन्स को एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी एक वन पॉइंट पर मिल जाती हैं। तो कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन से लेके जितनी भी कंप्लायंस है वो सारी चीज़ें जो है MCA 21 पोर्टल के ऊपर जो है वो उनको मिल जाती हैं। इससे क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। जितनी भी सारी सर्विसेज जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ उनको रेगुलेशंस हैं, सारी कंप्लायंस है कंपनी को जो करनी पड़ती हैं, वो सारी सर्विसेज उनको इस पोर्टल पर मिल जाती हैं। तो ये MCA 21 का जो वर्जन 3 है उसका फर्स्ट फेज़ अब लॉन्च कर दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, जैसे कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। इसमें माइक्रो सर्विसेज तक दी जा रही हैं, जैसे कि एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं MCA 21 के जो वॉल्यूम 3 में दी जा रही हैं। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है, सो दैट न्यू जो डेटा है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन सबको भी इसके अंदर एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया जा सके। इससे क्या होगा कि हमारा कॉरपोरेट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा कंट्री में, कंपनीज़ को दिक्कत कम होगी रेगुलेशंस को अपनाने में, कंप्लायंस को अपनाने में, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जितनी भी कंप्लायंस है उसके साथ उसको कंप्लाई करने में, उसको जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में जो है कंपनीज़ को बेसिकली इजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए ही ये एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये सबसे पहला मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको लॉन्च किया गया है उसके वर्जन 3 को। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको इंग्लिश में। सो द MCA 21 इज़ द फर्स्ट mission mode e-governance project of government of India. Now the third version of it has been launched by Ministry of Corporate Affairs. So the Union Finance Minister, who is also the Union Corporate Affairs Minister, so she has launched it basically. So this service basically wants to ease compliance burden and wants to ease the regulatory environment in the country. By easing all this regulatory compliance, the corporate regulatory environment in the country will be transformed and it will be eased. Our ease of doing business will be promoted, and basically this project is offering several services such as e-adjudication, e-consultation, and compliance management. So the functions are also listed here. Basically, it is giving you advanced help desk, feedback services, user dashboards, self-reporting tools, and all that, so that interaction between corporate sector and the government will be improved, and regulatory cholesterol of the government will be reduced, and it will be easy for the corporate sector to engage with the government. Okay, so basically this is a digitized format of Ministry of Corporate Affairs regulation. It is made so that companies can engage with government in a more efficient manner. Okay, so let us see the next topic, which is semiconductor chips. तो ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं उसकी जो है सप्लाई बहुत कम हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस लॉकडाउन्स इन सेवरल कंट्रीज़। तो उसकी वजह से हमारी जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत आ रही है, खासकर जो हमारी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रीमियम बाइक मेकर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन को कर्टेल करना पड़ रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं पीछे से वो कम आ रही हैं। जो जहाँ से हम इंपोर्ट करते थे वहाँ से वो कम अब जो है प्रोडक्शन हो रही है उसकी। तो सेमीकंडक्टर चिप्स होती क्या हैं? ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती हैं, जो कि जिनको हम जो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में इनका यूज़ किया जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स का।
और ट्रांजिस्टर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। आपके कंप्यूटर्स के अंदर से लेके आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब में जो है इनका सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि सिलिकॉन जो है वो वैसे तो एक इंसुलेटर है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं जिसको प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। उसके बाद वो सेमीकंडक्टर बन जाता है। मतलब कि वो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जिससे पास हो सकती है उसको हम कंडक्टर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर इसके बीच का एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो पास हो सकता है, लेकिन जो है सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र या फिर मोस्टली वैसे डेटा ट्रांसफ़र के लिए ही उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपके जैसे मदरबोर्ड होती है जो कंप्यूटर में, उसके अंदर जो चिप्स डलती हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो गैजेट्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आप जब अपनी कोई कमांड देते हो तो आपके कंप्यूटर कैसे उसको लेके जाता है, वो आपके चिप्स के थ्रू ही लेके जाता है। ठीक है, तो अब कार्स में भी क्या है कि कार्स में भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगने शुरू हो गए हैं, प्रीमियम बाइक्स में भी लगने शुरू हो गए हैं। पहले बहुत कम लगते होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही हैं कार्स, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि उसमें हमको सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पीछे से अब वो कम आ रही हैं, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? जो कोविड की जब पैंडमिक हुई तो जो ये सबसे ज़्यादा जहाँ पर बनती थी ये सेमीकंडक्टर चिप्स, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएस, इवन ताइवान, बेसिकली वहाँ पर ये जो है बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो कुछ टाइम के लॉकडाउन में बंद हो गई, तो वहाँ से पीछे से ही ये एक तरह से कम सप्लाई हो रही है और धीरे धीरे ये सप्लाई जो है ये अभी तक उस लेवल पर नहीं बढ़ी है, जिसकी वजह से जो है हमारे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है इसमें, उनकी जो अपनी प्रोडक्शंस हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इसके सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आगे चलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या है, अदर बना ही नहीं सकते हम उनको। ठीक है, अब हुआ क्या है कि पहले तो कार्स में इतने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं होते थे, लेकिन अब जो है हमारी कार्स में आपको पता है वाईफाई भी आ गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ गया है। तो इसलिए जो पहले सिर्फ 20% होता था जो हमारे कार में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अब वो 40% उसका शेयर हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कॉम्पोनेंट्स का। ठीक है, सो अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं इस टॉपिक को। So semiconductor chips are short in supply. So our car manufacturers and electronics industry is suffering from that. So what are semiconductor chips? Basically, these are at the heart of microprocessor chips as well as transistors. So basically, what is it? You just take the example of your computer or mobile phone. You know that it has chips, or it has basically, let us take the example of motherboard. Your mobile phone or your computer has a motherboard, so it has small chips through which electronic data is transferred, through which your electronic gadgets are functioning. Okay, so how is it functioning? Because of silicon. So silicon is otherwise an insulator. What is an insulator? Insulator is a product which cannot carry electrical charge. Okay, and a conductor is the opposite of insulator. Conductor carries electrical charge. So a semiconductor is something which only allows electronic data to transfer. Now some impurities are added to silicon, which is otherwise an insulator. So after adding some impurities, the process is called doping, this silicon is converted into a semiconductor. Now the chips are made out of it. Okay, so after these semiconductor chips are after these semiconductor chips are made, these chips are used in electronic products and components to carry data or even carry some electrical charge, so as to allow their functioning. Okay, so what has happened now, many countries were in lockdown during this COVID period. Okay, so now Japan, South Korea, China, US, and most importantly Taiwan was in lockdown initially. Due to that lockdown, we have had limited supply of semiconductor chips. We are almost import dependent upon these countries for these semiconductor chips. Now our car manufacturers and electronic manufacturers are facing
dearth of supply, and we are looking at low production of cars and consumer electronic products because of their inventories getting exhausted. Okay, so why is it so important for car manufacturing? Actually, earlier our cars were not that much automated. Earlier, only 20% of electronic components were found in our cars. But as we have seen, now we are having Wi-Fi in our car. Now we are having so many new products, electronic products, automated products. So electronic parts and components in our cars have increased from 20% earlier to now 40%. 40%. So due to dearth of supply in semiconductor chips, our car manufacturing is also suffering, and the government will have to see something. Government will have to do something. Otherwise, our car manufacturing and our consumer electronics manufacturers will find it difficult to maintain the supply as per the demands in the market. Okay, so let us see the next topic, which is Mount Nyiragongo. ओके, सो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है डीआर कॉन्गो में, जो कि इरप्ट हुआ है, और इंडियन आर्मी की जो कंटिंजेंट है वो वहाँ पर सिविलियंस की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर इस टाइम पर असिस्टेंस दे रही है. तो ये एक बेसिकली डीआर कॉन्गो में एक एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि विरोंगा माउंटेन्स पर लोकेटेड है. विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर ये लोकेटेड है. ठीक है, अभी आपको इंपॉर्टेंस इसमें क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है. फिर एक्टिव एक स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है. ये विरुंगा नेशनल पार्क है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि कहाँ पर पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्गो में पड़ता है. ठीक है, जो इसका क्रेटर है, क्रेटर क्या होता है, जो इसका माउथ होता है एक तरह से जो वॉल्केनो का, वो 2 किलोमीटर्स वाइड है ऑलमोस्ट. ठीक है, और इसमें एक लावा लेक पड़ती है. अब आपको ये भी बताना चाहिए कि लावा लेक क्या होती है. ठीक है, अब ये 40% जो नियर गोंगो और जो वहाँ के आसपास एक न्यामुरागिरा, ये दोनों मिलकर जो है 40% अफ्रीका की जो है हिस्टोरिकल वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. अब देखते हैं स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है. स्ट्रेटो वॉल्केनो बेसिकली एक टॉल, बहुत लंबा, एक कोनिकल फॉर्मेट का एक वॉल्केनो होता है. अब इसमें क्या होता है कि जो ये इसका जो आउटर लेयर है ना, वो हार्डन लावा से ही बनी होती है. मतलब जो इसमें से एरप्शन हुई है वही समझ लो, जब वो पिघल जो ठंडी हो गई है तो उसी की वजह से जो है इसकी जो आउटर लेयर वही उसी से ही बनी हुई है. अब जो है ये थोड़े स्टीप होते हैं, लंबे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, लंबे होते हैं, और बहुत वॉल्केनिक इसमें से और बहुत एक्सप्लोजिव इरप्शंस होती हैं, बहुत जल्दी तेज़ी से होती हैं. और इसका जो लावा बहुत हाईली विस्कस होता है, डेंस होता है, और ये बड़ी जल्दी कूल डाउन हो जाता है. और जब ये बहुत जल्दी कूल डाउन होएगा तो वहीं पर जम जाएगा. उससे क्या होता है कि इसकी हाइट बड़ी होती रहती है, और ये जो है ज़्यादा दूर नहीं जो है वो ट्रैवल कर पाता है इसका लावा. ठीक है, अब लावा लेक क्या होती है, जो जिसमें जो बहुत ज़्यादा जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉल्टन लावा से बनी होती हैं, बेसाल्टिक लावा से, उनको हम कहते हैं लावा लेक्स. ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा लावा निकलता है और किसी एरिया में इकट्ठा हो जाता है उसको हम बेसिकली लावा लेक्स कहते हैं. ठीक है, अब ये ब्रॉड डिप्रेशन क्रिएट हो जाती हैं उस एरिया में, क्रेटर्स में उसमें ये लावा लेक्स बनती हैं. So now let us see this topic in English. Now Mount Nyiragongo has been in news because an active volcano, basically this Mount Nyiragongo, it's an active stratovolcano. It has recently erupted, and Indian Army contingent is helping the civilians there so as to protect their lives, and it is also helping as UN peacekeeping force to assist the evacuation of civilians in that area. Okay, so now the location is in Virunga Mountains in DR Congo. Now Virunga National Park and Virunga Mountains both are in news, so you will have to remember this. Now what is an active stratovolcano? You will have to remember this. We'll study about it a little bit later. Okay, so the main crater of this volcano is almost 2 kilometers, and it also contains a lava lake. It has been the most voluminous known lava lake in recent history. Almost 40% of Africa's historical volcano eruptions have been reported from two volcanoes. The one is this Nyiragongo, and another is a nearby volcano named Nyamuragira. Okay, so let us see what is stratovolcano. So there are different types of volcanoes: shield volcano and
Now, stratovolcano. Now, what? Let us see what is stratovolcano. So basically, it's a tall and conical shaped volcano. It is the outer layer of this. Or outer or inner, it could be either. The inner layer of this volcano is made up of uh, hardened lava. Okay, so when it erupts, the inner layer is made up of that lava, basaltic rocks, basaltic lava, and it is very steep. It is steep in structure, and it is in conical shaped. Because of highly viscous lava, the lava does not travel very far away. It just gets cooled down and it hardens before spreading very far away from the original volcano or the crater. And what is a crater? The crater is the mouth or the opening of the volcano. It is known as crater. And what is a lava lake? The area inside the crater, inside the crater, in which molten lava, large volumes of molten lava is present, basically the basaltic lava. That area is known as lava lakes. So both these topics you'll have to cover in geography, and it becomes important. The location of this volcano becomes important for you. So this Virunga National Park, where is it located, and all this, it becomes important for you to remember this. Okay, so now let us see the next topic, which is इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. सो ईरान ने 3 महीने के बाद जो है वो कहा है कि इंडिया, ईरान और जो IAEA के बीच में जो डील हुई थी, मॉनिटरिंग डील, वो अब एक्सपायर हो गई है. तो अब हम जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जो हम एक्सेस दिया हुआ था हमने इमेजेस का IAEA को, वो अब हम नहीं देंगे, बिकॉज अब ये डील ख़त्म हो चुकी है. अब जो है, जब IAEA को एक्सेस नहीं मिलेगा तो अब आने वाले टाइम में US कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्या वो ईरान डील को रिवाइव करेगा या नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चंस खड़े होने शुरू हो गए हैं. अब हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या. इसको 1957 में बनाया गया था, UN के अंडर ही है ये. ठीक है, पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का इसका मोटिव है, और कोई इसका जो न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री यूज़ ना करे, न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, इसको ये उसके ऊपर ये ध्यान रखती है. वैसे ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ UN तो नहीं है, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट्स ज़रूर देती है UNGA को और UNSC को. ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में, ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है, और ये साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन जो है वो प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड, सो दैट पीसफुल यूज़ ऑफ जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा सके. अभी करंटली इसमें 173 मेंबर स्टेट्स हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Iran has stated that the 3-month monitoring deal between Iran and IAEA has recently expired, so it will not be able to provide any more access to IAEA to the and to its nuclear sites. Okay, so the access that Iran provided to IAEA will cease to exist. Now, what will happen to the future Iran deal or the JCPOA deal that US and its Western partners had with Iran in 2015? President Biden was signaling that it may revive that deal again, but after this action, by revoking the access of IAEA, it will become difficult for American president to move forward with any deal with Iran on nuclear power. Okay. So what is important for us to discuss about this today is IAEA. So IAEA was set up in 1957 under the UN family. It basically aims to promote nuclear energy, and it aims to ensure that no nuclear weapons are proliferated, and the use of nuclear energy is not made for military purpose. Okay, it is not actually under the direct control of UN, but it occasionally reports to both UNGA and UN Security Council. Its headquarters is located in Vienna, Austria. It provides scientific and technical cooperation in the field of nuclear technology. It has 173 member states at this moment. Okay, so now let us move forward to the next topic, which is 17+1 initiative.
सो लिथुएनिया ने जो चाइना का 17+1 कोऑपरेशन फोरम है उससे एग्जिट कर दिया है। ये फोरम बेसिकली चाइना ने बनाया था सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और इसको 2012 में बुडापेस्ट में इसको जो है वो चाइना ने इन 17+1 मतलब टोटल 18 कंट्रीज़ के साथ, 17+1 मतलब क्या हुआ, 17 ये यूरोप की कंट्रीज़ प्लस चाइना, तो इन्होंने जो है इसको 2012 में इसको फॉर्म किया था ताकि जो है इस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन रीजन में जो है वो चाइना जो है इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा सके। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इस रीजन की, जो कि जिनको ये चाइना कह रहा है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ से ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाना चाहता हूँ, उनकी डेवलपमेंट के लिए। अब ये चाइना कह रहा है वट एवर मे बी द रियल ऑब्जेक्टिव्स, बट चाइना का ये कहना है कि हम यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे थे। तो ये मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो दी हुई हैं, कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज़ थी, ठीक है। अब इसमें 12 EU मेंबर स्टेट्स हैं और 5 बल्कान स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब याद रखो ये अल्बानिया, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, बहुत सारी इसके अंदर बल्कान स्टेट्स हैं। बाल्टिक स्टेट्स भी हैं 3। बाल्टिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुएनिया। अब लिथुएनिया तो एग्जिट हो गया है, तो अब ये 17+1 जो कोऑपरेशन फोरम है ये भी अब 16+1 हो जाएगा, ठीक है। So now let us see this topic in English. 17+1 initiative. So Lithuania has just exited from the China-led 17+1 cooperation forum, under which China intended to provide developmental support to these European countries, these Central and Eastern European countries. So this forum was established in 2012 in Budapest, and China claimed that it wants to set up infrastructure projects and development projects in this CEE region because China now this is all according to China. This is not basically the real objective. The real objective could be anything else, but China is saying that its real objective was to develop European countries, these Eastern and Central European countries, on par with Western European countries. So that's why this forum was initiated at the behest of China. Now, who are the member states? These 12 all these member states are either EU member states or Balkan states. So now you will have to identify which are the Balkan states from these member states. 3 Baltic states are also there. These Estonia, Latvia, and Lithuania. Lithuania has of course exited this platform, but now you will have to identify in map which are the Balkan states in this total member states. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.